का सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक में की रैली, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार, हरियाणा में भरी चुनावी हुंकार। देश में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सड़कों पर अवरोध बने धार्मिक निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं, कोर्ट की टिप्पणी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों को झटका, औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका, 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित। उत्तराखंड में भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, भड़क गया हिंदू संगठन, हिंदूवादियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, प्रदेश में बीते वर्ष पहुंचे 6 करोड़ पर्यटक व श्रद्धालु, गढ़वाल मंडल में अधिक रही संख्या। और उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम शुरू, सीएम धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव ने बंद सड़कों की समीक्षा की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित कर दिया है। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इन औद्योगिक इकाइयों को सरकार ने अपात्र घोषित किया है। सबसे बड़ा झटका हरिद्वार जिले की 251 औद्योगिक इकाइयों को लगा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 लागू किया गया था। वहीं विपक्ष ने इस बीच सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो स्थापित औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी सब्सिडी रोककर राज्य से उद्योगों को पलायन करने पर मजबूर भी किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर केंद्र के इस झटके से उत्तराखंड को क्या आर्थिक नुकसान होगा। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपात्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे रजिस्ट्रेशन और अन्य तकनीकी कारणों को वजह बताया है। सब्सिडी का लाभ न मिलने से इन औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पदाधिकारी ने केंद्र सरकार से इस समस्या का समाधान निकलवाने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को लागू किया था। इसमें बड़ी संख्या में दोनों राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित भी हुई थी। काफी संख्या में उद्यमियों ने अपनी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार भी किया। स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 714 इकाइयों को सब्सिडी का लाभ भी दिया गया, लेकिन इस बीच विभिन्न तकनीकी कारणों से 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित करने के बाद उद्यमियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं विपक्ष ने इस बीच सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं सत्ता पक्ष हर संभव मदद का भरोसा दे रहा है। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि उत्तराखंड में औद्योगिकीकरण के लिए जब राज्य बना था, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने ही उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और विशेष राज्य का दर्जा देने के कारण यहाँ उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में स्थापित भी हुए, फलीभूत भी हुए, उन्होंने अपना कारोबार भी बढ़ाया है। और उसके बाद भी जब जब हमारी केंद्र में सरकार रही है तो औद्योगिक इकाइयों को पूरी सुविधाएं मिले, उनको पूरी तरह से काम करने का वातावरण मुहैया हो सके। योजना है ये 2017 में पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के रूप में लाई गई थी, जिसमें कि जो उद्योग लगते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि या उन्हें सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इस बार एक झटके से 714 इकाइयों को कह दिया गया है कि इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और उसमें उत्तराखंड की 350 से ज्यादा यूनिट्स हैं। और आप देखिए कि 620 यूनिट्स को कह दिया गया है कि वो अपात्र हैं। ये पत्र लिखा है वाणिज्य एवं ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को और कहा है कि आपके जो उद्योग लगे हैं वो अपात्र हैं सब्सिडी के लिए। अब खासा आक्रोश इन उद्योगों में है और इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार जिले को हुआ है, जहां 251
यूनिट्स को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। यूएस नगर को 134 यूनिट्स को नहीं मिलेगी। उसके अलावा देहरादून की 95 यूनिट्स को नहीं मिलेगी। और ऐसे ही हर जिला है, किसी जिले में 5 तो किसी में 10, किसी में 15। लेकिन खासे प्रभावित जो हो रहे हैं वो है हरिद्वार, जिसमें 251, यूएस नगर 134 और 95 देहरादून की औद्योगिक इकाइयां हैं जिन्हें सब्सिडी से वंचित रखा जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए प्रदेश में 2 बार बड़ी इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित की गई। इसमें कई लाख करोड़ के MOU भी साइन हुए। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह की समिट से राज्य में औद्योगिक इकाइयां बढ़ेंगी तो राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश से पलायन कम होगा। लेकिन अब 620 औद्योगिक इकाइयों की सब्सिडी रुकने से इन औद्योगिक इकाइयों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है। कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए तो हमेशा काम करती आई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत बेहतर इसमें काम होंगे। पर कांग्रेस को हर मुद्दे पर अपनी राजनीति करनी होती है, हर तरह से नकारात्मकता लेकर वो अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं। तो मुझे लगता है कि सब्सिडी के कारण अगर किसी प्रकार से कोई मानक ऐसे रहे होंगे जिनके कारण वो फुलफिल नहीं कर पाए होंगे तो इसलिए उनकी सब्सिडी रुकी होगी। पर सरकार हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है, उद्योगों को आगे लाने का काम करती है और किसी भी वर्ग को कहीं तक भी कोई परेशानी ना हो इसको लेकर के समय समय पर मंथन और विचार करती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जो चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगर सब्सिडी में कहीं ना कहीं कोई कमी पाई जाती है, शायद मुझे लगता है कि इसीलिए वो रुकने का काम होती है। अगर उनके मानक के अनुरूप अगर कोई उद्योग लगने का काम होगा और वो नहीं मानक पूरे कर पा रहे होंगे तो तभी वो सब्सिडी रुकी होगी। लेकिन कांग्रेस को हर मुद्दे पर जो है नेगेटिविटी बोलनी है। उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर किया। उसमें सारे इंडस्ट्रीज उन्होंने देहरादून में आमंत्रित किए और उनकी आवभगत में करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कांग्रेस पूछती रही बार बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए उनकी आवभगत में तो खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये बताइए प्रदेश के अंदर कितना उद्योग मिला, कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला, कितना पलायन प्रदेश के अंदर रुका? लेकिन इन सवालों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। और जहां तक सब्सिडी की बात है, प्रदेश के अंदर उद्योग लगे ही नहीं तो सब्सिडी कहां से मिलेगी? नई सरकार बनी थी पहली, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी सरकार के मुख्यमंत्री थे। उनके समय पे जो उद्योगपतियों को सब्सिडी दी गई थी और बड़े बड़े उद्योग घराने प्रदेश के अंदर आए, चाहे उसमें टाटा है, बजाज है, किरवी है, हिंदुस्तान है, उसमें 70% यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात कही थी। देखिए, निश्चित रूप से अगर जो हमारे लोग इस प्रदेश के भीतर रह रहे हैं, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कहीं भी रह रहे हैं और उनका जो रोजगार चल रहा है कहीं ना कहीं उसमें अगर रुकावट आती है या इस चीज से कहीं ना कहीं उस पे बजट के द्वारा रोक लग जाती है तो निश्चित तौर पर आज का युवा या आज का नागरिक जहां पर उसका रोजगार नहीं हो पा रहा है, रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो पलायन तो होगा। और आपने तो ये जो संख्या कही है बहुत बड़ी संख्या है और वही संख्या केवल उन लोगों की होगी जो उस रोजगार को सृजित करेंगे, पर उस रोजगार में सैकड़ों हजारों और कितने लोग उसमें लगेंगे तो उनके भी वो पलायन की बात है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखना होगा कि सब्सिडी बंद होने के बाद इन तमाम औद्योगिक इकाइयों का क्या भविष्य होगा। क्या केंद्र सरकार इन औद्योगिक इकाइयों की सब्सिडी जारी करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिए जाने पर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इस बात पर यमुनोत्री विधायक संजू डोभाल ने कहा कि हम इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी और इसकी पहली किस्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोपवे के प्रथम चरण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द रिंग रोड का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है और
जो भी चीज़ें उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है। जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है और बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में धान खरीद की शुरुआत कर दी गई है। 1 अक्टूबर से धान खरीद की तैयारी हो चुकी है। उप संभागीय विपणन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कुमाऊं मंडल में 170 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न जिलों में 30 कांटे स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य सरकार ने 2300 और 2320 रुपए रखा है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इस वर्ष बरसात की वजह से धान की फसल थोड़ी लेट कटेगी, लेकिन जो खरीद की तैयारी होती है उसे विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा राज्य में धान खरीद केंद्रों की संख्या 274 है और पूरे प्रदेश में 225 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीद की तैयारी हमें पूर्ण रूप से कर ली गई है और 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो गई है। रखा गया है वो 55,000 मेट्रिक टन खाद्य विभाग का है और 1 लाख मेट्रिक टन जो है यूसेफ का है और एनसीएसएफ का जो है 15,000 मेट्रिक टन रखा गया है। वर्तमान में जो स्थिति है इस समय थोड़ा सा मौसम के भी मिजाज को देखते हुए जो बिगड़ा है तो थोड़ा धान जो है लेट आएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाओं और जेल के जर्जर भवन का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या राजस्थान राज्य की तरह नैनीताल जिले में भी ओपन जेल बनाई जा सकती है, जहां कैदियों का स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। 2 माह के भीतर अपनी राय कोर्ट में प्रस्तुत करें। साथ में कोर्ट ने न्याय मित्र से कहा कि वे राजस्थान के ओपन जेलों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दें और जेलों का सुधारीकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करें। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने पूर्व के आदेश का अनुपालन करते हुए नैनीताल जेल से कैदी सितारगंज ओपन जेल में शिफ्ट कर दिए हैं। यही नहीं, कोर्ट के आदेश पर सरकार ने उन कैदियों को भी रिहा कर दिया जिनकी जमानत होने के बाद भी मुचल के भरने के लिए कोई नहीं आया था। के सुधार के लिए एक स्वतः संज्ञान याचिका उत्तराखंड न्यायालय में लंबित है, जिसमें कि कुछ ऐसे गरीब कैदी जो कि अपने सिक्योरिटीज़ नहीं भर सकते थे उनको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा गया है। 25 कैदी उसमें से छूट गए हैं और 2 रिलीज़ हो गए थे। और इसके अतिरिक्त न्यायालय ने सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि वो कुछ ऐसे स्थान खोजें नैनीताल जिले के अंदर में जिसमें कि ओपन जेल्स बनाई जा सकें, और इसके लिए उन्होंने राजस्थान मॉडल को फॉलो करने के लिए कहा है। और इसमें मुझे कहा गया है कि मैं एक एफिडेविट के थ्रू राजस्थान मॉडल की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करूँ और सरकार जो है इस पे उस रिपोर्ट पे नैनीताल जिले के बारे में कहा गया है। तो नैनीताल जिले में जो भी संभावित क्षेत्र हैं उसकी स्टडीज़ करके फिर बताएगी, स्टेट बताएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। थाना बड़कोट में मंगलवार को पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगर की समस्याओं से लोगों ने पुलिस अधीक्षक को रूबरू कराया। नगरवासियों ने पुलिस अधीक्षक के पहली बार यमुना घाटी आगमन पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एसपी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता नशा मानव तस्करी की समस्या के निस्तारण के लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलकर प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो भी समस्याएं बताई हैं पुलिस उन समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास करेगी। इधर नगर पालिका के प्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र में बाहरी लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी, स्मैक नशा, कच्ची शराब, जुआ, मानव तस्करी, फेरी के नाम पर धोखाधड़ी सहित मामले आने की जानकारी दी है। युवाओं को खासतौर पर बार बार इस चीज में जागरूक किया जाएगा कि जो
नशे का कारोबार इस तरफ पहाड़ों में ज़्यादा हो गया है और पहाड़ों क्या सभी जगह पे ये बढ़ रहा है, ये नशे का जो है, और ये खास तौर पे युवाओं में इसकी समस्या देखी जा रही है। तो 2 तरीके से इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो जनता के द्वारा भी ये बताया गया कि यहाँ पर बढ़ रहा है, तो उसमें एक तो ये है कि जनता को साथ लेकर के, मतलब उनको अवेयर करते हुए, खास तौर पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारे पुलिस के कर्मी और बाकी जो विंग्स हैं हमारी पुलिस की, उनको भेज करके उनको अवेयर करने की कार्रवाई। और दूसरा, जो भी अभी तक इस अपराध में लिप्त लोग रहे हैं उनका डोजियर बनाना, और जो भी गैंग इसमें ऑपरेट करते रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उनके वेयर अबाउट्स, वो अभी कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं और उनके क्या कनेक्शंस हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करके उन पर अपेक्षित कार्रवाई करना, ये हमारी 2 स्ट्रैटेजी रहेगी। रुक रहेंगे अगली खबर का। समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा भगवान शिव की आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के बाद से क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई को लेकर टनकपुर में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मंगलवार को भी हिंदू संगठन के साथ स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन कर आक्रोश दर्ज किया है और आरोपी मुस्लिम व्यक्ति की सारी संपत्ति जब्त करने और उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति मुकीम खान निवासी वार्ड नंबर 5 को गिरफ्तार कर 196 धारा 196/299 VNS एवं 67 1 और 2 IT एक्ट पंजीकृत कर लिया है। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही पूरे क्षेत्र में पुलिस गश्त को बढ़ा दिया गया है। इसमें एक मामले ने हिंदू देवताओं के विरुद्ध के खिलाफ एक आपत्तिपूर्ण फेसबुक में वो की थी, फेसबुक में टिप्पणी की थी, जिससे हिंदू संगठनों में काफ़ी आक्रोश था। जैसे ही हमें पता चला, हमने तुरंत ही संबंधित अभियुक्त को हिरासत में लेकर के और सुसंगत धारा लगा करके इस समय न्यायिक हिरासत में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया है और अग्रिम कार्रवाई चल रही है। सबको मालूम हो गया है और पूरे प्रदेश में यह मालूम हो चुका है कि यहाँ पर एक मुकीम कबाड़ी नाम का व्यक्ति है, जिसने अभी परसों रात को एक फेसबुक में आपत्तिजनक हमारे आराध्य शिव भगवान का पोस्ट डाला, उसने शेयर किया और पोस्ट किया उसने उसमें। तो उसी के विरुद्ध हमने यहाँ पर एक आक्रोश जन जागरण रैली निकाली है, जिससे कि पता चले। हमने कल वहाँ पर FIR भी दी थाने में, और थाने में FIR देने के बाद भी पुलिस ने उसे सुबह से लेकर शाम तक बंद कमरे में, अच्छे से कमरे में बैठा, सोफे में बैठा के पंखे के नीचे हवा खिला रही थी। हमने वहाँ पर FIR दी, उन्होंने उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकीम कबाड़ी है, इसने हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हमारे साथ में हमारे दिल को आघात पहुंचाई है। बहुत बड़ी हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा है, उनको सूअर खिलाया है और इन्होंने वो पोस्ट वायरल कर रखी है। और हम सारे के सारे हिंदू जितने भी हैं, सारे के सारे हिंदू लोगों को दिल से बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा ठेस पहुंची। और जब तक इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, सरकारी कार्रवाई नहीं होगी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां गौला नदी में वैकल्पिक मार्ग हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा गौला पुल से पैदल आवागमन के लिए भी प्रशासन ने रास्ता शुरू कर दिया है। उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि गोलापार और चोर गलिया के लोगों को वैकल्पिक मार्ग से काफी राहत मिलेगी। जल्द बड़े वाहनों के लिए भी खोला जाएगा यह मार्ग। वैकल्पिक मार्ग गौला नदी से होते हुए वन विभाग द्वारा बनाया गया है। कल उसे यातायात के लिए चालू किया गया और रात्रि के समय में उसे बंद किया गया, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी वहाँ पे पानी गौला नदी में काफ़ी है। आज अभी सुबह से फिर से उसे चालू कर दिया गया यातायात के लिए और शाम तक चालू रहेगा। रात्रि के समय में इसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो गौला पुल है उसमें पैदल आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है और जो इंदिरा वनभूलपुरा की ओर को आने वाले PWD की रोड है उस पर भी पैदल आवागमन और पैदल आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। और जो बाइक और छोटे वाहन हैं उनको चालू करने के लिए PWD द्वारा कार्य किया जा रहा है। रुक रहे हैं अगली खबर का। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी की जयंती के अवकाश के साथ ही ड्राई डे के तहत सभी शराब की दुकानों को बंद रखा गया है, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र भिंजोला ने कहा कि सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद यदि कोई शराब की दुकान खुली पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हमारी तरफ से कल समस्त दुकानों जो 2 अक्टूबर को परसों बंद रहेंगी, आदेश जारी कर दिए गए। और कहीं भी अगर कुछ शिकायत जैसे मिलती बिकता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसमें जो मुकदमा संबंधित के खिलाफ अगर शराब बेचता पकड़ा मुकदमा दायर किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा की सहायक चंद्रभागा नदी पर उत्तराखंड पेयजल निगम के द्वारा 9 MLD का आपको बता दें STP प्लांट नियमों को ताक पर रखकर लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने पेयजल निगम व सरकार से 2 सप्ताह के भीतर स्थिति से अवगत कराने को कहा गया। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने दशहरे के बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि महादेव मंदिर ट्रस्ट के कुलविंदर सिंह रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ऋषिकेश में उत्तराखंड पेयजल निगम के द्वारा बिना NGT व राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अनुमति नियमों को ताक पर रखकर गंगा की सहायक नदी चंद्रभागा पर 8 MLD ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट लगने से चंद्रभागा व गंगा नदी प्रदूषित होने के साथ साथ स्थानीय लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होंगी। ने कहा है कि ये पेयजल निगम द्वारा क्योंकि बनाई जा रही है, तो पेयजल निगम को ही उन्होंने जो हमने ऑब्जेक्शंस की उनको डिसाइड करके बनाने के लिए कहा है कि सरकारी आदेश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहा इतने गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ने पेयजल निगम को ही सीधे डायरेक्ट कर दिया है कि वो इसको निर्धारित करें हमारे ऑब्जेक्शंस को, और तब बनाया। याचिका में हमारे ये कह 2016 में 14 दिसंबर 2016 को एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था उत्तराखंड सरकार ने। उस सरकार में एक सर्टेन कंडीशन लिखी थी गंगा और उसमें मिलने वाली और नदियाँ जितनी भी हैं उसमें 100 मीटर तक बिल्कुल टोटल प्रतिबंध है, उसमें आप कुछ नहीं बना सकते, और ये 100 मीटर के अंदर बन रहा है, ये हमारा कहना है। तो इस प्रकार से शासनादेश के विरुद्ध कार्य हो रहा है। इससे जो आसपास के लोग हैं सबको फाउल स्मेल आ रही है, बड़ी दुर्गंध आ रही है उसके हिसाब से। नदी बिल्कुल नदी में जाएगी, सब चीज़ें नदी है, बिल्कुल नदी के अंदर ही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नई टिहरी हर कोई बीजेपी का सदस्य बनना चाहता है यहाँ पर और बीजेपी से जुड़ना चाहता है। आज टिहरी पहुंची बीजेपी राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने भाजपा कार्यालय में भाजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारी से वार्ता की और भाजपा संगठन ने उनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मोदी जी से प्रेरणा लेकर आम जनमानस संगठन आगे बढ़ा रहा है और बड़ी संख्या में आम जनता भाजपा के सदस्यता अभियान में भाग ले रही है। भाजपा कार्यालय पहुंचकर उन्होंने मोदी जी के पुस्तक का विमोचन किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आर बालासुब्रमण्यम जी ने पावर विथ इन द लीडरशिप लीनियंसी ऑफ नरेंद्र मोदी एक पुस्तक लिखी है, जो एक तरह से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेता के रूप में समाज, भारत और दुनिया के सामने उनके विषय पर गहन पड़ताल के रूप में इस पुस्तक को देखा जा सकता है। हम सब संगठन के लोगों के लिए, आम जन के लिए भी वो एक प्रेरणादायी पुस्तक है। उसके ऊपर ही आज यहाँ के भाजपा संगठन ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हुई। हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से चल रहा है और शिखर पर है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।